हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज की वीडियो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है ऑन नाटा एग्जामिनेशन, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको शेयर करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट स्ट्रैटेजी जो कि 110% आपको हेल्प करने वाला है टू क्रैक योर नाटा एग्जामिनेशन। गाइस देखो, कोई भी एग्जाम है, चाहे नाटा का एग्जाम है या जेई का एग्जाम है, स्ट्रैटेजी तो आपको बनानी ही पड़ती है। अगर आप स्ट्रैटेजी नहीं बनाओगे, राइट, तो आप क्या करोगे, रैंडमली टॉपिक्स को उठाओगे या सोचोगे कि चलो एक-एक करके हम प्रिपेयर करना शुरू करते हैं, प्रिपरेशन तो हमारी एग्ज़ाम तक हो ही जाएगी। कभी आप 1 टॉपिक करोगे, कभी 2 टॉपिक करोगे, कभी कुछ नहीं भी करोगे। तो आई कैन गारंटी यू कि एग्ज़ाम जब आप दोगे ना, उस टाइम तक आपकी पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन हुई ही नहीं होगी या फिर सही तरीके से नहीं हुई होगी। कहीं न कहीं तो आपकी कमी आएगी ही आएगी। अगर आप यहाँ तक प्रिपेयर कर सकते थे, तो आपकी प्रिपरेशन यहीं तक रह जाएगी, दैट आई कैन बी श्योर ऑफ। तो इसीलिए प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉलो आपको करना ही पड़ता है, वेदर यू वांट टू क्रैक नाटा और यू वांट टू क्रैक जेईई। अब देखो, स्ट्रैटेजी तो सब लोग अपनी-अपनी बना सकते हैं। आप लोग अपनी खुद की भी स्ट्रैटेजी बना सकते हो, कोई और बच्चा है वो भी अपनी स्ट्रैटेजी बना रहा होगा, राइट? तो सब लोग अपनी स्ट्रैटेजी बना के फॉलो कर सकते हैं, लेकिन वो वर्क नहीं करता है। आपको जो हम आज इस वीडियो में स्ट्रैटेजी बता रहे हैं, वही आपको फॉलो करना है। क्यों करना है वो फॉलो? क्योंकि ये जो स्ट्रैटेजीज़ हैं, डेफिनिटली ये हमने बनाई है आफ्टर अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। हम बहुत साल से नाटा एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। हमें पता है कि क्या चीज़ें वर्क करती हैं, क्या चीज़ें वर्क नहीं करती हैं, किस तरीके से स्टूडेंट्स के अच्छे मार्क्स आते हैं। हमारा नाटा एग्ज़ाम का बहुत सालों से जो सक्सेस रेट है वो 1/4 का रहा है, मतलब कि 1 आउट ऑफ एवरी 4 स्टूडेंट्स हु गिव नाटा एग्जामिनेशन फ्रॉम आवर इंस्टीट्यूट, जो प्रिपेयर करा हुआ है जिन्होंने, उनके टॉप मार्क्स आते ही हैं। दैट मीन्स 1 आउट ऑफ एवरी 4 स्टूडेंट्स हु प्रिपेयर्स विद एसएससी एंड्स अप बिकमिंग अ टॉपर। इसीलिए हमें पता है कि यार स्ट्रैटेजी कैसे बनानी होती है, क्या स्ट्रैटेजी वर्क करती है, और इसीलिए हम आपको वही सीक्रेट स्ट्रैटेजी आज की वीडियो में शेयर करने वाले हैं। देखो, आप पूरी तरीके से अच्छे से वीडियो को देखो, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि हाँ, ये चीज़ें हमें करनी है, ऐसे प्रिपेयर करना है। आपको पूरा स्केड्यूल बताने वाले हैं कि आपको डे वाइज कैसे अपना स्केड्यूल बनाना है, किस तरीके से आपको उसको फॉलो करना है एंड कैसे आपको अपनी प्रिपरेशन टॉप नॉच लेवल पे लेके जानी है। सब कुछ आज की वीडियो में कवर होने वाला है। तो वीडियो को आप एंड तक देखो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, बिकॉज़ हमारी सारी वीडियोज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जो कि आपको मिस नहीं करनी चाहिए। तो गाइज़, अब मैं अपना स्क्रीन शेयर करूँगी एंड वहाँ पे आपको पूरा स्ट्रैटेजी बताऊँगी। तो विदाउट मच इंट्रोडक्शन, लेट अस गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ऑलराइट गाइस, सो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ द स्ट्रैटेजी। तो देखो, नाटा में 2 पार्ट्स हैं। एक है आपका ड्राइंग पार्ट और एक है आपका एप्टीट्यूड पार्ट, राइट? तो सबसे पहले हम ड्राइंग के पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि आपको कैसे अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजाइज करनी है, एंड देन वी विल गो टू द एप्टीट्यूड पार्ट। मिनिमम अगर आपके पास 20 से 25 दिन है ना प्रिपरेशन के लिए, ये तो एटलीस्ट मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है कि आपको टाइम इतना लगेगा अपना पूरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करने के लिए, राइट? बहुत ज़्यादा कम टाइम होगा तो डेफिनेटली सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो पाएगा, और उसके बाद फिर रिवीजन भी होता है, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस होती है। सो लाइक दिस इज द मिनिमम टाइम दैट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम आवर साइड ऑल्सो। जैसे हम अपने इंस्टीट्यूट में भी एटलीस्ट 25 डेज तो हमें लगते हैं कि हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा पाए, और 4 आवर्स की हमारी डेली क्लास होती है, जो भी बैच चलते हैं, राइट? तो अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन भी कर रहे हो, तो अगर आप 8 साढ़े 8 घंटे, 8 to 9 आवर्स अगर आप डेली पढ़ाई करोगे, तब जाके कहीं चांस है कि 20-25 दिन में आपका सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा। और इसके बाद अगर आपके पास और एक्स्ट्रा डेज हैं, तो उसमें रिवाइज करो और ज़्यादा प्रैक्टिस करो, एंड डेफिनेटली दैट विल इम्प्रूव योर मार्क्स, ठीक है? तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द एप्टीट्यूड पार्ट एंड देन वी विल मूव ऑन टू द ड्राइंग पार्ट, राइट? तो अगर हम ड्राइंग की स्ट्रैटेजी के बारे में बात करें, तो देखो, ड्राइंग की स्ट्रैटेजी में ना 3 क्वेश्चंस हैं, ठीक है? जिसके लिए आपको प्रिपेयर करना है, एंड डेली इन तीनों क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा-थोड़ा टाइम देना है प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है? तो एक क्वेश्चन आपका आता है 2D कॉम्पोजिशन के ऊपर, एक क्वेश्चन आपका आता है 3D कॉम्पोजिशन के ऊपर, और एक क्वेश्चन आपका आएगा 3D मॉडलिंग के ऊपर, ठीक है? जिसमें आपको 3D मॉडल बनाना होगा विद द फॉर्म शेप्स दैट विल बी गिवन टू यू, राइट? तो 2D कॉम्पोजिशन में एक तो आपका डायरेक्ट 2D कॉम्पोजिशन का क्वेश्चन आ सकता है, इन विच यू विल बी गिवन शेप्स एंड यू नीड टू ड्रॉ 2D कॉम्पोजिशन। हो सकता है कोई प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन शो करने के लिए बोले, हो सकता है कि आपको कोई प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन ना भी शो करने के लिए बोले, तो 2D कॉम्पोजिशन में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। इसके अलावा आपका म्यूरल डिजाइन आ सकता है,
ठीक है, साइनेज आ सकता है, साइनेज डिज़ाइन करने के लिए आ जाता है, लोगो डिज़ाइन करने के लिए आ जाता है, स्टैम्प डिज़ाइन करने के लिए आ जाता है और इस साल बैकड्रॉप के भी क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, बैकड्रॉप डिज़ाइन करने के लिए। तो ये जो भी टाइप का डिज़ाइन हो, ऑल आर कमिंग अंडर 2D कंपोजिशन क्वेश्चन ओनली, ठीक है। तो थोड़ा-थोड़ा डेफिनेटली डिफरेंस होता है, पर्पस अलग होता है, लोगो का, साइनेज का, म्यूरल का, वो सब चीज़ें हैं, बट कॉन्सेप्ट सारे ही 2D कंपोजिशन के कहीं न कहीं सिमिलर होते हैं। सेकंड अगर हम क्वेश्चन की बात करें 3D कंपोजिशन की, तो इसमें आपको पर्सपेक्टिव का टेक्निक बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। पर्सपेक्टिव के टेक्निक्स यूज करके यू कैन मेक इंडोर स्केचेस ऑल्सो, आउटडोर स्केचेस ऑल्सो, और यू कैन मेक ऑब्जेक्ट ड्राइंग ऑल्सो। तो नाटा एग्जाम में ऑब्जेक्ट ड्राइंग आती है, इन विच यू नीड टू मेक द ऑब्जेक्ट्स इन पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स वो आपको बोल सकते हैं। रिसेंट में मैंने देखा है कि बेसिक फॉर्म्स से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, लाइक क्यूबॉइड, पिरामिड, स्फीयर। यू हैव टू यूज दीज फॉर्म्स एंड यू हैव टू मेक अ 3D कॉम्पोजिशन। तो ऐसे क्वेश्चन अभी रिसेंट में काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। 3D मॉडल का तो आपको पता ही है, इसमें आपको प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन शो करने होते हैं। इफ़ यू हैव नॉट वॉच्ड द वीडियो ऑन 3D मॉडल मेकिंग ना, रिसेंटली अभी हमने डाला था कुछ टाइम पहले। इफ़ यू वांट आई विल लिंक इट इन द डिस्क्रिप्शन ऑल्सो। उस वीडियो को जाके आप ज़रूर देखो, क्योंकि 3D मॉडल जैसे कैसे बनाना होता है, क्या प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन होते हैं, वो आपको पता चलेगा इफ यू विल वॉच दैट डिटेल्ड वीडियो ऑन द 3D मॉडलिंग पार्ट। तो ये तो बात हुई कि किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपको कैसे स्ट्रैटेजाइज करना है अपने प्रिपरेशन को। तो देखो 14 डेज जो है ना शुरू के, वो तो आपको लगेंगे लर्निंग में ही। जो बेसिक कॉन्सेप्ट लर्न वगैरह करना है ना, उसके लिए आपको कम से कम 14 डेज का टाइम तो लगेगा ही लगेगा। सो फॉर 2D कॉम्पोजिशन द फर्स्ट 2 वीक्स और द फर्स्ट 14 डेज यू हैव टू मेक श्योर कि आप 2 घंटे प्रैक्टिस कर रहे हो और उसमें आप 2 स्केचेस बना रहे हो, ठीक है। आपके पास टाइम ज़्यादा है, अभी 1 घंटा है आपके पास एक स्केच बनाने के लिए, तो 1 घंटा बहुत होता है। एग्जाम में आपके पास 35 मिनट्स ही होंगे, ठीक है। तो 1 घंटे में आप आराम से स्केच बना सकते हो अच्छे लेवल का। अगर आपके पास और ज़्यादा टाइम होता, मतलब अगर एग्जाम आपका नेक्स्ट ईयर होता, तब तो हम लोग बोलते हैं कि यार 2 घंटे में भी एक कॉम्पोजिशन बनाओ। अभी तुम सीखने वाली स्टेज में हो, ठीक है। अभी आप कॉन्सेप्ट सीखो, फिर 2D कॉम्पोजिशन को प्रैक्टिस करो, आपको समझ में आएगा कि आप पूरा टाइम लेके भी अपना बेस्ट क्या बना पा रहे हो। देन आफ्टर 14 डेज ना आपको समझ आ जाएगा कि हाँ, ऐसे 2D कॉम्पोजिशन अच्छे से बन सकता है। ये टेक्निक्स है जिससे कि मेरा 2D कॉम्पोजिशन अच्छा निकल के आ रहा है, ठीक है। तो उसके बाद आपके पास जितना भी टाइम है रिमेनिंग, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, जो भी आपके पास टाइम है, तो उसमें आपको टाइम लिमिट में प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बिकॉज ऐसा नहीं है कि आपके पास एग्जाम में 2 घंटा है एक 2D कॉम्पोजिशन बनाने की, तो आपको डेफिनेटली टाइम लिमिट में प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एंड आप 40 मिनट्स दो पर स्केच के लिए, 80 मिनट्स का टाइम रखना, ठीक है। तो सीखने के बाद 14 डेज तक सीखने के बाद टाइम लेके प्रैक्टिस करो शुरू में, उसके बाद टाइम लिमिट में प्रैक्टिस करो। सेम फॉर 3D कंपोजिशन ऑल्सो। द फर्स्ट 14 डेज यू हैव टू मेक 2 स्केचेस ईच बाय टेकिंग टाइम। मैं तो कहूँगी कि 2 घंटे की जगह आप इसमें 3 घंटा भी दे दो। 1.5 hour ऑल्सो यू कैन गिव इन द स्टार्टिंग टू मेक वन 3D कंपोजिशन, बिकॉज रिक्वायर्ड होगा। आप पर्सपेक्टिव नया नया सीखोगे, उसके बाद उसको अप्लाई करोगे, तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा टाइम लगने वाला है एक स्केच बनाने में शुरू शुरू में। उसके बाद जब आपने बना लिया एटलीस्ट अच्छा खासा, आपने 20-25 स्केच बना लिए 3D कंपोजिशन के, तो फिर आप आराम से टाइम बेस्ड प्रैक्टिस कर सकते हो, विच विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर द एग्जाम। ओके, 3D कंपोजिशन के लिए अगर आपको पर्सपेक्टिव स्केचिंग नहीं आती है, तो मैंने पर्सपेक्टिव स्केचिंग के ऊपर एक कॉन्सेप्ट वीडियो डाली हुई है, ठीक है। यू कैन चेक इट आउट ऑन आवर प्लेलिस्ट सेक्शन। जो प्लेलिस्ट सेक्शन होगा ना हमारे चैनल में, उसमें आपको सारी की सारी प्रिपरेशन वीडियोस मिल जाएंगी, और स्पेशली ड्राइंग कॉन्सेप्ट वीडियोस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ड्राइंग पार्ट के लिए। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच दोज वीडियोस। ओके, 3D मॉडल भी आप 15-20 मिनट, आधा घंटा डेली प्रैक्टिस कर सकते हो विद द गिवन फॉर्म शेप्स। सो इन एसएससी वी गिव ऑल द स्टूडेंट्स 3D मॉडल किट। अगर आपको भी 3D मॉडल किट चाहिए, यू कैन कॉल और व्हाट्सएप अस ऑन द नंबर विच इज विजिबल ऑन द स्क्रीन। एक बार कॉल करके बात कर लेना, अगर अवेलेबल होगा तो डेफिनेटली यू कैन बाय द 3D मॉडल किट एज वेल। तो 3D मॉडल किट अगर आपके पास नहीं है, आपको शायद नहीं मिल पाता है, तो फिर आप फोम के शेप्स खुद से कट कर सकते हो। ट्राई टू कट लाइक अ सर्कल और अ क्यूबॉइड, यू नो, ऑल दीज शेप्स आप बेसिक थोड़ा बहुत कट कर सकते हो, और उससे थोड़ा बहुत आप प्रैक्टिस कर सकते हो। डेफिनेटली टाइम टेकिंग तो होने ही वाला है, पर थोड़ा आपको आइडिया लगेगा। एंड 3D मॉडल वाली जो वीडियो है ना, वो आप डेफिनेटली देख लो। अगर आप उसको एक बार देख भी लोगे ना उस वीडियो को, चाहे आप नहीं भी प्रैक्टिस करोगे, आपको काफी हद तक आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में किस टाइप का मॉडल बनाना होता है। ये नहीं कि आप बिल्कुल ही गलत ना बना के आ जाओ, या बिल्कुल ही आपने कुछ समझा ही नहीं हुआ है 3D मॉडल के बारे में, तो वो नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप तो आपका ये रहेगा, ये 3D मॉडल वाली वीडियो है हमारी, वो आप जरूर देखो। नाउ वन बाय वन वी विल डिस्कस ऑल द टॉपिक्स एंड आई विल टेल यू दैट आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो सारे टॉपिक्स को, ठीक है। सो फर्स्ट इज 3D कॉम्पोजिशन। तो मैं आपको 3D कॉम्पोजिशन के स्टेप्स बता देती हूँ, दैट हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर द 3D कॉम्पोजिशन पार्ट। सो फर्स्ट इज ऑब्वियसली अंडरस्टैंडिंग द टेक्निक। वही मैंने आपको बताया कि ये पर्सपेक्टिव में बनता है,
ठीक है? तो पर्सपेक्टिव के आपको टेक्निक्स आनी चाहिए। सेकंड है आपको शैडोज़ बनाने आने चाहिए। सो इन एसएसएसी आई हैव माय ओन वे इन व्हिच आई टीच द स्टूडेंट्स दैट हाउ यू कैन मेक शैडोज़ फ्रॉम योर माइंड एंड फ्रॉम योर इमेजिनेशन। अगर डेफिनिटली आपके पास कोई गाइडेंस नहीं है तो आप यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हो अगर आपको कोई वीडियो मिलेगी शैडोज़ के ऊपर। बिकॉज़ मेरी जो टेक्निक है शैडो की वो मेरी अपनी टेक्निक है। मैंने खुद से सोची है कि हाँ, इस तरीके से बहुत ईज़ी रहेगा स्टूडेंट्स के लिए। तो मैं तो वैसे ही बताती हूँ, ट्राई करूँगी कि मैं जल्दी शैडो के ऊपर वीडियो बना सकूँ। ठीक है? बट अभी के लिए तो कोई वीडियो नहीं है चैनल पे मेरी शैडोज़ के ऊपर। तो शैडो फॉर्मेशन आप सीखो, ठीक है? हाउ टू मेक शैडोज़ इन योर 3D कंपोज़िशन फ्रॉम योर माइंड इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज़ वो लोग मेंशन भी कर देते हैं कि शो शैडोज़, शो लाइट एंड शैडो, तो उसमें आपको बनाना ही पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है? एंड थर्ड इज़ हाउ यू आर रेंडरिंग योर कंपोज़िशन। रेंडरिंग का भी ये रहता है कि सबका अपना-अपना तरीका होता है, ठीक है? डिपेंडिंग ऑन कि आपने आज तक कितनी स्केचिंग की है। कोई लोग कुछ टाइप के रेंडरिंग में अच्छे होते हैं और कोई लोग कुछ टाइप के रेंडरिंग में अच्छे होते हैं। तो यू हैव टू फिगर आउट योर ओन वे दैट हाउ यू आर गोइंग टू रेंडर योर 3D कंपोज़िशन। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सो इफ यू विल सी दिस एग्जांपल ना, यू कैन सी ओवर हियर दैट इन दिस 3D कंपोज़िशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा रियलिज़्म दिखाने की कोशिश नहीं की गई है बिकॉज़ एज़ यू कैन सी द आउटलाइन्स आर विज़िबल, ठीक है? नीट आउटलाइन्स विज़िबल है। लेकिन डेफिनिटली एक अंडरस्टैंडिंग है कि अगर यहाँ से लाइट आ रहा है तो कौन से एरियाज़ लाइट होंगे, है ना? कौन से एरियाज़ आपके डार्क होंगे, ये अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी बहुत ज़रूरी है। एंड देन यू कैन मेक अ नॉर्मल पर्सपेक्टिव स्केच क्योंकि पर्सपेक्टिव का सेंस आपके उसमें होना चाहिए कि हाँ, जो भी आपने ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, वो ऐसा लग रहा है कि किसी सर्फेस पे रखे हुए हैं। शैडोज़ आपने सही तरीके से बनाए हैं ऑलमोस्ट। उसके बाद जो चीज़ें पास में हैं, वो बड़ी दिख रही हैं। जैसे-जैसे दूर जा रही है, तो सबसे छोटी होती जा रही है। सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव, ओके? पर्सपेक्टिव का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज़ आपका जो कॉम्पोज़िशन है ना, वो अनरियलिस्टिक लगेगा। ऐसे लगेगा कि कहीं रखा नहीं हुआ है, हवा में कुछ उड़ रहा है या सही नहीं लगेगा वो देखने में। तो वहाँ पे आपके बहुत ज़्यादा मार्क्स डिडक्ट हो जाएँगे। तो सबसे पहले तो आप ये सीखो कि बेसिक स्केचिंग करनी कैसे है। उसमें शेडिंग, शैडो वो सब बात की बात होती है। पहले तो आपको स्केच बनाने आना चाहिए, राइट? तो उस तरीके से आप ऐसे रेंडर कर सकते हो। अगर आपको अच्छी रेंडरिंग आती है रियलिस्टिक टाइप की, तो यू कैन डू रियलिस्टिक रेंडरिंग ऑल्सो एज़ यू कैन सी ओवर हियर कि काफ़ी कम टाइम में रियलिस्टिक रेंडरिंग की गई है। तो दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल, ये भी टाइम लिमिट में बना हुआ है, ओके? एंड रियलिस्टिक रेंडरिंग में डिफरेंस क्या होता है कि सिंपल है कि यहाँ पे ना जो एजेस हैं वो कम दिखते हैं। एज़ यू कैन सी ओवर हियर इन दिस स्केच, इसमें पूरा आउटलाइन आपको दिख रहा है, ठीक है? लेकिन जब आप रियलिज़्म की तरफ जाते हो तो आपको आउटलाइन ज़्यादा नहीं दिखता है। जैसे कि आप देख सकते हो स्टेपलर है, तो उसमें आपको कोई ऐसा नहीं है कि पूरा आउटलाइन नहीं किया हुआ है, ठीक है? शैडोज़ के थ्रू ही, शेड्स के थ्रू ही डिफरेंस दिखाने की कोशिश की गई है बेसिकली डिफरेंट सर्फेसेस में, राइट? तो अगर आपको रियलिस्टिक रेंडरिंग आती है, आपने बचपन से कभी करी है या प्रैक्टिस करते रहो, तब आप इसमें जा सकते हो बिकॉज़ टाइम कम है इसको सीखने का। तो डेफिनिटली अगर आपके पास टाइम है, यू कैन गो फॉर दिस, ओके? सेकंड, आप थोड़ा बहुत यार वो भी यूज़ कर सकते हो, ब्रश पेन वगैरह, है ना? थोड़ा ग्रे शेड्स में कुछ यूज़ कर सकते हो अगर आप कर पाओ, तो इसको भी ट्राई आउट करो। देखो रेंडरिंग का ना मैं बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं करती हूँ कि ऐसे ही करो बिकॉज़ हर किसी का अपना वे होता है और कई बार ऐसा लगता है कि मुझे कि ये अच्छा वे नहीं है रेंडरिंग का, पर कोई उसमें रेंडर करता है तो बहुत अच्छे भी निकल के आ जाते हैं। तो रेंडरिंग में ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स ठीक है, आपका बेसिक स्केच ठीक है, आपका शैडो ठीक है, तो रेंडरिंग हम अपने चॉइस से किसी भी तरीके से कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पे आप देखोगे ये वाला जो रेंडरिंग है ना, इसमें बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है सही तरीके से स्केचिंग करने के ऊपर। एज़ यू कैन सी कि आपको गाइडलाइंस भी थोड़ी बहुत दिख रही हैं, पर्सपेक्टिव की गाइडलाइंस। फिर उसके बाद उसी तरीके से उसको कन्वर्ट करके यहाँ पे ट्यूब बनाया है और बॉटल्स वगैरह बनाई हैं, तो कितना ज़्यादा परफेक्ट लग रहा है देखने में, रियलिस्टिक लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि हाँ, प्रॉपर ये रखा हुआ है। और फिर उसको जो शेडिंग है ना, वो बहुत बेसिक करी है, कितनी नीट शेडिंग है, कितनी बेसिक शेडिंग है, फिर भी बहुत ब्यूटीफुल लगता है। तो एग्जाम में कम टाइम लिमिट में डेफिनेटली इस टाइप की रेंडरिंग पॉसिबल हो पाती है। तो जो पॉसिबल हो पा रही है आपसे टाइम लिमिट में, आपसे जो बन पा रहा है, डेफिनेटली आप एग्जाम के लिए वही कंसिडर करना। ये नहीं कि आप आराम आराम से बना रहे हो, एग्जाम में कुछ रियलिस्टिक ट्राई कर रहे हो, वो कंप्लीट ही ना हो पाए, तो फिर तो डेफिनेटली आपके मार्क्स कटेंगे। तो फोकस करो कि बेसिक स्केचिंग एटलीस्ट, वो आपका पहला स्टेप है। शैडो कैसे बनाने हैं, दूसरा स्टेप है, ठीक है? रियलिस्टिक में जाना है तो इस तरीके से टोन्स का ध्यान रखो, ठीक है? ये एग्जाम्पल मैंने डाला था आपको टोन्स बताने के लिए कि देखो, एग्जाम में आपको ब्लैक एंड व्हाइट स्केच बनाना है, ठीक है? कलर्स आपको यूज़ नहीं करने हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि टोन्स आप कैसे दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर बनाना है, बनाना का कलर क्या होता है? लाइट होता है, येलो कलर का लाइट है, ठीक? कंपैरेटिवली अगर आप एप्पल की बात करो तो इसका कलर क्या होता है? डार्क होता है, ठीक है? अगर हम डार्क रेड और येलो की बात करें तो डेफिनेटली रेड को हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट में अगर देखेंगे तो वो हमें डार्क दिखेगा, ठीक है? अंदर जो ग्रेप्स वगैरह हैं उस पे शैडो आ रहा है तो वो भी डार्क दिखेगा, शैडो पार्ट भी डार्क दिखेगा, ठीक है? तो इस तरीके से डार्क एंड लाइट को आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है कि जो चीज़ें रियल लाइफ में लाइट कलर की हैं या वाइट कलर की हैं, वो आपको लाइट शेड करना होता है। जो चीज़ें रियल लाइफ में ब्लैक या डार्कर कलर्स की हैं, वो आपको डेफिनेटली डार्कर शेड करना पड़ता है। तो टोन्स का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है और लाइट भी कहाँ से आ रही है उसका भी ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है? एक डायरेक्शन से आप ले लो कि लाइट आ रही है, तो इस तरीके से इन चीज़ों का ध्यान रखो।
ठीक है? इस तरीके से भी आप शेडिंग कर सकते हो जिसमें आप ट्राई थोड़ा रियलिस्टिक का भी ट्राई कर सकते हो या थोड़ा-सा उसमें आउटलाइन्स बना सकते हो व्हिच इज़ ऑल्सो कंप्लीटली फाइन। जो भी आपको अच्छा लग रहा है, नीट निकल के आ रहा है, काफ़ी सारे वेज़ होते हैं रेंडरिंग के। तो ये सब चीज़ों को आप ध्यान से देखो और प्रैक्टिस करो उस हिसाब से, ओके? नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट 2D कंपोज़िशन। 2D कंपोज़िशन और जो पूरा ये पार्ट है ना 2D कंपोज़िशन का, म्यूरल, साइनेज, लोगो सब कुछ, उसमें देखो मेन तो यही होता है कि आपके प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन आपको पता होने चाहिए कि क्या होते हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कलर साइकोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, कलर स्कीम के बारे में पता होना चाहिए बेसिकली। एंड सेकंड आपको जो होता है ना वो करेक्शन डिस्कशन ही होता है, क्योंकि अगर आप 2D कंपोज़िशन बनाओगे ना, मैं अगर आपको बोलूँ कि यू हैव टू मेक दिस 2D कंपोज़िशन बाय सीइंग दिस, आप आराम से कॉपी कर लोगे। इसमें कॉपी करने में कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? आप बना लोगे अच्छा देख-देख के या कहीं से रेफरेंस लेके बहुत अच्छा बना लोगे, पर एग्ज़ाम में आप तब तक अच्छा नहीं बना पाओगे जब तक वो खुद से बनाने नहीं आता होगा, ठीक है? तो इसमें क्या होता है ना, आप ना आपको समझना पड़ेगा कि डिज़ाइन होता क्या है। जैसे थंबनेल की डिज़ाइनिंग होती है यूट्यूब पे या फिर वेबसाइट की डिज़ाइनिंग होती है, तो एक डिज़ाइन सेंस होता है कि क्या बैलेंस क्या होता है, कलर्स कैसे साथ में अच्छे लगते हैं, कौन से कलर साथ में अच्छे लगते हैं, एम्फेसिस क्या होती है, हायरार्की क्या होती है, राइट? तो डिज़ाइन का एक सेंस होता है। व्हेन यू हैव दैट डिज़ाइन सेंस बिल्ट अप अ लिटिल बिट बाय स्टडीइंग द थ्योरी पार्ट, चाहे म्यूरल हो, लोगो हो, साइनेज हो, कुछ भी हो, यू विल बी एबल टू मेक अ गुड डिज़ाइन इन द एग्ज़ाम। तो वो आपको सिर्फ एक आर्किटेक्ट या डिज़ाइनर ही पढ़ा सकता है, कोई और तो आपको ये पढ़ा ही नहीं सकता। तो इसीलिए मैं बोलूँगी खुद से पढ़ो तो टाइम ज़्यादा वेस्ट मत करो थ्योरी व्योरी पढ़ने में, आप डायरेक्टली प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे 2D कंपोज़िशन में आप इस तरीके की कुछ प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है? करते रहो, कुछ तो आपको समझ में आएगा। होप करो कि सही डायरेक्शन में कर रहे हो, क्योंकि आपके पास गाइडेंस है नहीं, ठीक है? अगर आपके पास इतना अभी कम टाइम है और आपको श्योर शॉट है कि प्रिपरेशन करना है, तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड हूँ कि आप ऐसी-ऐसी जॉइन करो। इतनी भी कोई फीस नहीं है कि आप अफोर्ड ना कर पाओ, ठीक है? काफ़ी अफोर्डेबल रहती है और रिस्क लेने का मैं ये रिकमेंड करूँगी कि अभी रिस्क लेने का टाइम नहीं है आपके पास। एक तो इतना कम टाइम बचा हुआ है, ठीक है? आप सोच रहे हैं कि मैं खुद से कर लूँगा, पता चला नहीं हो पाया, एवरेज कॉलेज में रह गए, रिग्रेट करते रह गए कि यार काश कर लेता। तो उन सब चीज़ों से अच्छा है कि यार अपना फुल ट्राई करो, और इतने सारे बच्चे कर रहे हैं, उनका हो रहा है, तुम्हारा क्यों नहीं होगा भई? तुम्हारा भी 100% होगा। बस सोचने वाली बात है कि तुम सोच रहे हो कि मुझे करना है कि नहीं करना। अगर तुमने सोच लिया कि मुझे करना है तो तुम कर लोगे, क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि जब तक आप मुझसे आके डिस्कस नहीं करोगे ना कि मैंने ये 2D कंपोज़िशन बनाया है, इसमें मैं क्या इम्प्रूव कर सकती हूँ, ठीक है? तो जब मैं तुम्हें बताऊँगी कि यार अच्छा हाँ, तुम यहाँ पे अपनी कलरिंग पार्ट इम्प्रूव कर सकती हो या फिर कौन से कलर्स यूज़ कर रहे हो। वैसे तो ये 2D कंपोज़िशन बहुत ही अच्छा है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, बट यही है कि हाँ, जो शेप्स है वो थोड़ा-सा और अच्छे बन सकते थे। मेबी स्केल से भी बना सकते हैं हम शेप्स वगैरह। तो थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं जो आपको जब एनोटेट करके स्क्रीन पे बताई जाती हैं, आपके अपने स्केच में बताई जाती है ना, तब आपको नेक्स्ट लेवल अंडरस्टैंडिंग आती है और अगले ही स्केच में आप देखते हो कि काफ़ी इंप्रूवमेंट हो गया है, बिकॉज़ डेफिनिटली जो आपको बता रहे हैं कि इसमें क्या करेक्शंस हैं, वो लोग काफ़ी एक्सपीरियंस्ड होते हैं। तो उनका जो इतने साल का एक्सपीरियंस है ना, वो कहीं न कहीं आप में ट्रांसफ़र हो जाता है इन अ वेरी शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। तो जितने भी 2D कंपोज़िशन के क्वेश्चंस होते हैं, उसमें यही होता है कि पहले आपने कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लिया, उसके बाद आप करेक्शन डिस्कस करो कि मैम ये अच्छा है कि नहीं अच्छा है, ठीक है? आपको तो अपने खुद के स्केचेस सारे ही अच्छे लगेंगे, कोई भी आपको लगेगा नहीं कि इसमें कुछ गलती है, लेकिन गलतियाँ दिखाना टीचर्स का काम होता है, उसको सही करवाना टीचर्स का काम होता है। तो वो आपके पास अगर है ही नहीं, अगर आप किसी और कोचिंग में हो तो डेफिनिटली अपनी कोचिंग से ये सारी चीज़ें डिस्कस करो कि हमें ऐसे पढ़ना है, बिकॉज़ दिस इज़ द ट्राइड एंड टेस्टेड वे। इस वे से आपको पता ही है, नाटा में हमारा सक्सेस रेट 1/4 का है। हर 4 में से 1 बच्चे के नाटा में टॉप मार्क्स आ रहे हैं। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं म्यूरल डिज़ाइन की, व्हिच इज़ अगेन काफ़ी ज़्यादा हम क्वेश्चन देख रहे हैं म्यूरल डिज़ाइन में। म्यूरल में भी ये है कि आप कलर्स अच्छे यूज़ करो, एम्फसाइज़ करो, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो इस पार्ट पे काफ़ी ज़्यादा एम्फेसिस है, तो एक मेन एलिमेंट होता है, इसमें सपोर्टिव एलिमेंट होते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से आप म्यूरल डिज़ाइन पे भी हमने अभी रिसेंटली वीडियो डाली है, तो आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, आपको कुछ समझ में आया होगी म्यूरल डिज़ाइनिंग करनी कैसे होती है ना? कलर्स को कैसे बैलेंस आउट करना है, ये नहीं कि आपने गलत कलर्स यूज़ कर लिए या वो डल हो रहा है देखने में या अच्छा नहीं लग रहा कलर का स्कीम बेसिकली। तो कलर्स आप कैसे यूज़ कर रहे हो, आप किस तरीके से अपने शेड को बैलेंस कर रहे हो, कंपोज़ कर रहे हो, है ना? कि सारे एलिमेंट्स आपकी पूरी शीट पे एकदम इक्वली डिवाइडेड होने चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि किसी एक जगह पे सारे एलिमेंट्स हो गए, बाकी सारी जगहें खाली हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट? कलर से कैसे यूज़ कर रहे हो, कोई टेक्स्ट डाल सकते हो, कुछ भी आप इसमें ऐड कर सकते हो और ज़रूरी भी नहीं है कि ये रियलिस्टिक हो, आप इसमें सेमी रियलिस्टिक भी कुछ भी बना सकते हो। दैट इज़ व्हाई आई एम सेइंग कि इसको बनाना टफ नहीं होगा म्यूरल को। म्यूरल में बस डिज़ाइनिंग समझनी है थोड़ी-सी, आपको प्रैक्टिस लगेगी और उसके लिए थोड़ा आपको गाइडेंस चाहिए होगा कि आपकी डिज़ाइन ठीक आ रही है कि नहीं आ रही है, दैट्स इट।
ठीक है? तो ये सारे कुछ म्यूरल डिज़ाइन है, आप चाहो तो रियलिस्टिक में भी जा सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि आप इस टाइप के स्केचेस में अच्छे हो, गो फॉर रियलिस्टिक। अगर आपको लग रहा है कि आप इलस्ट्रेशन में अच्छे हो, गो फॉर इलस्ट्रेशन, ठीक है? तो आपको अपने स्ट्रेंथ्स पे काम करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि हर किसी के लिए एक पर्टिकुलर तरीका नहीं होता ड्राइंग का कि ये तुम्हारे लिए वर्क करेगा, ठीक है? कुछ चीज़ें हैं डेफिनेटली जो सबके लिए हैं, जैसे टेक्नीक या फिर थ्योरी या कॉन्सेप्ट्स, वो सबके लिए हैं। लेकिन उसके बाद उसको ब्यूटिफाई कैसे करना है ना, वो हर किसी का अपना एक वे होता है, विच यू हैव टू शो द एग्जामिनर। तो वो चीज़ें आपको अपनी स्ट्रेंथ निकाल के लानी पड़ेगी, ठीक है? बैकड्रॉप डिज़ाइन की भी अगर हम बात करें, तो ये भी सेम सिमिलर सा क्वेश्चन होता है। इसमें भी आप कैसा भी डिज़ाइन कर सकते हो, बस कलर्स का ध्यान रखना है, ठीक है? इसमें आप स्टेशनरी भी कौन सा यूज़ कर रहे हो, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि स्टेशनरी जो आप यूज़ कर रहे हो ना, वो भी आपकी सपोर्टिंग होनी चाहिए कि आपका जो स्केच है वो बिल्कुल प्रिंटेड लुक दे, डल ना लगे, है ना? माइक्रोन पेन्स का यूज़ करो, ब्रश पेन्स का यूज़ करो। गुड स्टेशनरी गुड स्टेशनरी सप्लाइज गाइस इज़ अ मस्ट, ठीक है? स्टैम्प डिज़ाइन भी देखो कितना ब्यूटीफुल मैंने एग्जांपल्स यहाँ पे डाले हुए हैं। तो यहाँ पे भी ना देखो, स्टैम्प का डिज़ाइन एक तरफ है, पर स्टेशनरी को कैसे यूज़ करना है इसमें, दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि आप उसमें शेडिंग कैसे कर रहे हो, कलर्स आप कैसे ऐड कर रहे हो, माइक्रोन पेन्स कैसे यूज़ कर रहे हो, डिटेलिंग कैसे दे रहे हो। बहुत सारी इसमें छोटी-छोटी बारीकियाँ होती हैं, जिससे आपका जो पूरा डिज़ाइन है वो बहुत इम्प्रूव हो जाता है, ठीक है? देखो, ईज़ी बहुत है ये पूरा 2D कॉम्पोजिशन का पार्ट बनाने में, बहुत ईज़ी है। तो इसका वही है कि इसमें पॉइंट आउट करवाना बहुत ज़रूरी होता है कि कहाँ पे आप सही जा रहे हो या गलत जा रहे हो। लोगो डिज़ाइन ऑलरेडी आपको पता ही है कि क्या होता है, लोगो बनाना क्या होता है। तो लोगो का एक पर्पस है, वो पर्पस निकल के आना चाहिए। लोगो सिंपलिस्टिक हो, देखने में लोगों को एकदम याद हो जाए। देखने में कोई ऐसा अगर देखे तो उसको याद हो जाए कि आप ये वाला लोगो दे सकते हो, कितना यूनिक है, ठीक है? तो लोगोज ऐसे होने चाहिए कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो। थोड़ा कॉम्प्लेक्स आप एग्जाम के लिए बना सकते हो, बिकॉज़ ये ड्राइंग का एंट्रेंस एग्जाम है। तो बहुत ही सिंपल बना दोगे, नेटफ्लिक्स का एन बना दोगे तो शायद से मार्क्स नहीं मिलेंगे, बट रियलिटी में वैसे ही होता है लोगो। अगर आप रियल लोगो डिज़ाइन देखोगे तो वो बहुत सिंपलिस्टिक की तरफ चला गया है। नेटफ्लिक्स, मैकडी, किसी का भी मेजर ब्रांड्स का लोगो देखोगे, एप्पल का, बहुत सिंपलिस्टिक की तरफ वो लोग जा रहे हैं, बिकॉज़ दैट इज़ द मोर इफेक्टिव वे टू मेक द लोगो इन रियल लाइफ। लेकिन एग्जाम के लिए वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, बिकॉज़ एग्जाम में आपको मार्क्स डेफिनेटली मिलेंगे। थोड़ा प्रिंटेड लुक दो, क्योंकि एग्जाम में टाइम काफ़ी ज़्यादा है, बनानी तो हमें छोटी सी चीज़ है, लोगो ही बनाना है। तो बिल्कुल ऐसा ब्रश पेन्स वगैरह यूज़ करो, एक प्रिंटेड इफेक्ट देने का ट्राई करो कि बताए ना चाहिए कोई कि अच्छा ये प्रिंटेड नहीं है, ये हाथ से लिखा है। उस टाइप से लेटरिंग प्रैक्टिस करो, कलरिंग उस टाइप से प्रैक्टिस करो, ठीक है? साइनेज में अगर बात कर रहे हो तो साइनेज का भी बहुत सिंपलिस्टिक होता है। साइनेज में आपको कलर्स का देना है, आप कौन से कलर्स यूज़ कर रहे हो, ठीक है? इसमें भी पेन्स का यूज़ करो, प्रिंटेड लुक बनाने की कोशिश करो, लेकिन दूर की, ताकि ताकि कोई ऐसा भी हो कि यार किसी दूसरे कंट्री से आ रहा है, उसको पता भी नहीं है, आपका जो लैंग्वेज आपका नहीं पता, फिर भी वो देख के बता पा रहा है कि ये किस चीज़ का साइनेज है। तो उस तरीके से वो एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए। तो 2D में जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, अलग-अलग क्वेश्चंस का अलग-अलग पर्पस होता है। म्यूरल का अपना पर्पस है, साइनेज का अपना है, लोगो का अपना है। तो पर्पस को समझना ज़रूरी है, उसको जस्टिफाई करना ज़रूरी है। तो थोड़ा-सा आपका डिज़ाइन सेंस अगर इम्प्रूव होगा ना इसमें, तो ही वर्क करता है। दैट इज़ व्हाई आई एम सेइंग कि ये एक ऐसी चीज़ है ना जिसमें खुद से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ नहीं पाती है, क्योंकि बना तो ये सब लोग लेते हैं, पर अच्छा डिज़ाइन सब लोग बना पाएँ कि नहीं, उसमें बहुत मुश्किल होती है, और वो खुद से समझना बहुत ट्रिकी हो जाता है। बिकॉज़ जिनको इतने साल का एक्सपीरियंस है डिज़ाइन करने का, जब वो आपको बताते हैं, तो उनका जो एक्सपीरियंस है डेफिनेटली, जैसे मैंने बताया, वो ट्रांसफ़र आप में हो जाता है। आप उनका थॉट प्रोसेस आपको समझ आने लगता है। तो इंस्टेंट आप देखते हो कि इम्प्रूवमेंट होता है आपके स्केचेस में। तो गाइज़, ये था आपका ड्राइंग का पूरा स्ट्रैटेजी कि आपको कैसे-कैसे प्रैक्टिस करना है और कैसे आपको पूरा अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट करना है। साथ के साथ ध्यान रखना कि 15-20 मिनट अपना 3D मॉडल वाले को भी देना, ताकि ऐसा ना हो कि एग्जाम में आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाओ कि 3D मॉडल बनाना कैसे है। ऑलराइट गाइज़, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एप्टीट्यूड स्ट्रैटेजी। तो एप्टीट्यूड की जब हम बात कर रहे हैं ना, तो इसमें आपको टॉपिक्स बता देती हूँ, ठीक है? अब कैसे पढ़ना है वो आप पे डिपेंड है कि आपके पास क्या-क्या रिसोर्सेज़ अवेलेबल है। तो जो टॉपिक्स हमने यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किए, ये तो हमारी बुक्स के ही टॉपिक है, ठीक है? तो चाहो तो आप बुक्स बाय कर सकते हो हमारी, उसमें से पढ़ सकते हो, बिकॉज़ अगर आपके पास रिसोर्सेज़ नहीं है तो बहुत मुश्किल है कि आप कैसे ही, मतलब कोई तरीका ही नहीं है प्रिपरेशन करने का। एक ही तरीका है कि ये टॉपिक्स हैं जितने भी, इनमें आप खुद से कंटेंट बनाओ। तो वो तो बड़ा ही मतलब चैलेंजिंग काम हो जाएगा कि आप कैसे इसका कंटेंट बनाओगे। बट देन फाइनल ऑप्शन यही है कि थोड़ा यूट्यूब पे सर्च करो, खुद कंटेंट बनाओ, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। या फिर आप डायरेक्टली बुक्स ले सकते हो, विच इज़ वेरी ईज़ी ऑप्शन। या फिर डेफिनेटली बेस्ट ऑप्शन तो ये है कि आप कोर्स में एनरोल कर सकते हो, क्योंकि इतना भी ईज़ी नहीं होने वाला है टॉपिक्स को खुद से समझना और टाइम लिमिट में कंप्लीट करना, डेफिनेटली दोनों चीज़ें हैं। तो अगर हम बात करें फर्स्ट अपनी चीज़ की, जो कि आर्किटेक्चरल एप्टीट्यूड है, इसमें आपके 8 से 10 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जाम में होंगे। इसके लिए आपको 1.5 आवर्स गाइस डेली देना है, ठीक है?
ट्राई करना है, एक शेड्यूल बनाओ कि 1.5 आवर्स अगर मैं डेली देता हूँ, मेरे पास 30 डेज़ हैं, तो मुझे एक दिन में कितने टॉपिक खत्म करने हैं और उस हिसाब से उसको खत्म करो, ठीक है? बनाना पड़ेगा तुम्हें शेड्यूल। अगर सोचोगे कि नहीं शेड्यूल नहीं बनाएँगे अपने आप हो जाएगा, अपने आप नहीं होने वाला है कुछ भी, ठीक है? तो प्रॉपर आपका शेड्यूल होना चाहिए, उसको फॉलो आपको करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन में आप ये सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करो, कंस्ट्रक्शन मटीरियल, फेमस बिल्डर्स एंड आर्किटेक्ट्स की पूरी बुक आप खत्म करो, ठीक है? थोड़ा-थोड़ा करके डेली पढ़ते रहोगे ना, तो याद हो जाएगा। इंडियन हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर करना है, वर्ल्ड हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर करना है, जनरल एप्टीट्यूड आपको करना है, तो ये टॉपिक्स आप ज़रूर से जो भी आपको दिख रहे हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसको आप प्रॉपर पढ़ के जाओ एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट इज़ गाइस रीज़निंग। रीज़निंग में भी आप 8 से 12 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, इसमें भी आपको 1.5 आवर डेली लेना है। लेकिन रीज़निंग और मैथ्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको टाइम बेस्ड प्रैक्टिस करनी है। आपको पता है ना, देखो आर्किटेक्चरल एप्टीट्यूड में टाइम बेस्ड प्रैक्टिस ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसमें आपको आता होगा तो आप उसमें कर ही दोगे, नहीं आता होगा तो नहीं करोगे, इसमें कुछ फ़र्क नहीं है। लेकिन इसमें क्या होता है ना, रीज़निंग में और मैथ्स में, आपको सॉल्व करना है, तो आपको प्रैक्टिस भी वैसी करनी पड़ेगी कि आप टाइम लिमिट में प्रैक्टिस करो, उसको टाइम लिमिट में सॉल्व करने की ट्राई करो। पता चला आप सॉल्व तो कर पा रहे हो, लेकिन आपको बहुत टाइम लग रहा है, तो कोई फ़ायदा नहीं है, एग्ज़ाम में तो आपके मार्क्स कटने ही कटने हैं उसमें। सो डू वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, 2D 3D वेरी, ऑल दीज टॉपिक्स यू हैव टू डू व्हिच इज मेंशन्ड ओवर हियर एंड टेक अ स्क्रीनशॉट, ठीक है? सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करो एंड टाइम बेस्ड प्रैक्टिस करो। तो इन एसएससी वी गिव मॉक टेस्ट, ऑनलाइन मॉक टेस्ट टाइम बेस्ड होता है, तो उससे काफ़ी हद तक प्रैक्टिस हो जाती है टाइम बेस्ड की, ठीक है? मैथ्स की बात करें तो मेंसुरेशन करो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आप करो, ये सारे जो टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं आप स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो। यू हैव टू डू दीज टॉपिक्स। तो पहले आप कॉन्सेप्ट सीख लो, ठीक है? थोड़ा बहुत आप देख के कॉन्सेप्ट देख के प्रैक्टिस करो, उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस खुद से ले लो, टाइम बेस्ड प्रैक्टिस कर लो, दैट विल बी मोर देन इनफ फॉर द एग्जाम। एंड लास्टली ये वाला पार्ट है इसमें आपको थोड़ा इंग्लिश का पार्ट आ जाता है और कुछ जनरल नॉलेज एंड मिसलेनियस पार्ट रहता है, तो ये आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। अगर आपके पास बहुत कम टाइम है तो आप तो स्किप भी कर सकते हो। इंग्लिश तो पक्का ही स्किप कर सकते हो, क्योंकि इंग्लिश बहुत जल्दी सीखना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है? बट थोड़ा बहुत कर सकते हो अगर तुम्हें करना है प्रैक्टिस। और जीके भी और मिसलेनियस वाले भी आप थोड़ा बहुत कर सकते हो, करंट अफेयर्स वगैरह अगर टाइम हो तो। लेकिन अगर नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। तो गाइस थोड़ा टाइम का देख लेते हैं, कैसे आप कितना टाइम आपको देना पड़ेगा डेली। तो आपको 1.5 घंटा देना है मैथ्स के लिए, 1.5 घंटा देना है डेली रीजनिंग के लिए। तो आपको मैथ्स रीजनिंग के लिए टोटल 3 घंटा तो निकालना ही निकालना है, ठीक है? प्लस आपके 1.5 आवर्स हो गए आर्किटेक्चरल एप्टीट्यूड के लिए, तो टोटल एप्टीट्यूड में आपको देना है 4.5 घंटे का टाइम डेली, ठीक है? प्लस आपको देना है 4 आवर्स का टाइम डेली ड्राइंग पार्ट के लिए, ठीक है? 2-2 घंटे की आपको डेली प्रैक्टिस करनी है ऑलमोस्ट। तो अराउंड 4 आवर्स का टाइम आपको फर्स्ट 14 डेज में देना है, उसके बाद थोड़ा टाइम बेस्ड प्रैक्टिस होगा, थोड़ा टाइम कम हो जाएगा। बट यार मान के चलो आपको अराउंड 8 घंटे का टाइम ना डेली निकालना ही पड़ेगा, ठीक है? तो एसएससी में हम टोटल 4-5 आवर्स की क्लास देते हैं डेली, और इसके अलावा सेल्फ स्टडी का टाइम होता है कि आपको ड्राइंग प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ड्राइंग तो देखो आपको ही बनानी है, ठीक है? लर्न तो आपको ही करना है, प्रैक्टिस हम करवा सकते हैं, कॉन्सेप्ट आ सकते हैं, बट सेल्फ स्टडी भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो कि कम टाइम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ज़्यादा टाइम होता है ना, तब तो ट्रस्ट में सेल्फ स्टडी की भी ज़रूरत नहीं होती, सब चीज़ क्लास में कवर हो जाती है। लेकिन कम टाइम होता है तो आपको खुद भी टाइम निकालना पड़ेगा, क्लास भी करना पड़ेगा, तो फिर थोड़ा बहुत प्रेशर तो आता है, पर हो सकता है, पॉसिबल है। तो स्केड्यूल बनाना मत भूलना, ठीक है? स्केड्यूल अपनी बनाओ, और जो भी मैंने आपको बताया आप इस तरीके से प्रॉपर प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करो। 100% है कि आप इसको फॉलो करोगे तो आपके मार्क्स में डेफिनेटली इंप्रूवमेंट आएगा। क्लासेस करोगे, टीचर्स के गाइडेंस में करोगे तो 100% है कि आपको अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे। लेकिन अगर आपके पास कोई गाइडेंस नहीं है, आप खुद भी पढ़ो, तब भी आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा इफ यू विल फॉलो दिस कंप्लीट स्ट्रैटेजी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपना बेस्ट ट्राई करो कि आप स्ट्रैटेजी को फॉलो कर पाओ, ठीक है? अपना जो स्केड्यूल है आप उसको फॉलो कर पाओ, क्योंकि देखो सिर्फ हार्डवर्क से आप एग्जाम क्रैक नहीं कर पाओगे, कंसिस्टेंसी भी ज़रूरी होती है, डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि आपने 4 दिन प्रिपेयर किया हार्डवर्क करके लेकिन आपका एग्जाम क्रैक हो गया। आपको कंसिस्टेंटली एफर्ट डालना पड़ेगा, जब तक आपका एग्जाम नहीं आ जाता वो दिन, उस दिन तक आपको प्रिपेयर कंसिस्टेंटली अच्छे से करना पड़ेगा, अपना टाइम देना पड़ेगा, एंड डेफिनेटली आपका एग्जाम फिर क्रैक होगा ही होगा। ऑफ कोर्स अगर आप एसएससी की हेल्प लेना चाहते हो, बिकॉज अगर आप एसएससी को ज्वाइन करोगे तो डेफिनेटली फिर तो आप आओगे ही आओगे क्लास में। अगर आप थोड़े से जैसे पैसे इन्वेस्ट करोगे, राइट, या फिर आप थोड़ा सा सीरियस हो जाते हो, क्योंकि आप देख रहे हो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आपके साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो भी क्लास अटेंड कर रहे हैं, वो भी इतना डेडिकेशन से प्रिपेयर कर रहे हैं ताकि उनका भी एग्जाम क्रैक, तो एक एनवायरनमेंट बन जाता है, राइट? सो इफ यू वांट यू कैन कॉन्टैक्ट अस फॉर अ फ्री डेमो क्लास।
कोर्स। आपको नंबर दिख रहा होगा स्क्रीन पे, आप उस पे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो। हमारा वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ पे कोर्सेज सेक्शन में जाके आपको जो भी कोर्स पसंद आ रहा है आप उसमें भी डायरेक्टली इनरोल कर सकते हो वेबसाइट से, या फिर वेबसाइट से फ्री डेमो क्लास बुक कर सकते हो डायरेक्टली। अगर आपको पसंद आता है तो डेफिनेटली यू कैन कंसिडर जॉइनिंग अस, बिकॉज ये बहुत बड़ा डिसीजन होने वाला है। काफ़ी लोग जॉइन करते हैं एकदम ऐसा कैजुअली सोच के कि यार चलो देखते हैं, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। और जब उनका हो जाता है, जब उनको मिल जाता है अच्छे कॉलेज में एडमिशन, तो दे आर द मोस्ट हैप्पीएस्ट, और फ़ायदा आपका 100% बहुत ज़्यादा होने वाला है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।